आज जो बात होगी प्राचीन भारतीय इतिहास की होगी और जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे सोर्स ऑफ इंडिया हिस्ट्री की। इससे पहले जो लेक्चर हुआ है उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री हो चुकी है, तो कृपया आप लोग वो वाला लेक्चर देख लें। आज हम लोग बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास की और फिर आज सोर्सेस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे कि इतिहास के कौन कौन से सोर्स हैं। तो फिर आज ये होगी प्राचीन भारतीय इतिहास की चर्चा। तो इतिहास मेनली होता क्या है कि जो इतिहासकार एक वैज्ञानिक की भांति उपलब्ध जो सामग्री है उसकी समीक्षा करके अतीत का जो सही चित्र प्रस्तुत करते हैं और या फिर उसको प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है। उसके लिए जो इतिहासकार है वो पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशियों के जो वर्णन हैं उन सभी का प्रयोग करते हैं और इन सब का महत्व भी है। तो इन सब चीज़ को मिला करके सम्मिलित रूप से जो भी निष्कर्ष निकल के आता है वो इतिहास कहलाता है। तो अभी जो होगी चर्चा वो पुरातात्विक स्रोत की होगी और पुरातात्विक स्रोत में हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो प्राचीन भारत के जो अधिकतर अभिलेख हैं किस पर मिलते हैं, हम लोगों को पत्थर या धातु की चादरों पे मिलते हैं। पत्थर एवं धातु की जो चादर है उस पे देखने को मिलता है, क्योंकि प्राचीन जो जमाना था, प्राचीन जो काल था वहाँ पर कागज़ की खोज नहीं हुई थी, इसलिए कागज़ पर वो जो अपने अभिलेख हैं उसको उत्कीर्ण नहीं करते थे, उस पर नहीं लिखते थे। और क्योंकि उनका जो अभिलेख क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी थी जो युगों युगों तक चलने वाली थी, बहुत ज़्यादा साल तक वो उसको संरक्षित करने की ज़रूरत थी, इसलिए वो पत्थर एवं धातु पे लिखते थे। एक थे ताम्रपत्र हुआ करता था, बेलपत्र होता था और भी कई पत्ते होते थे जिस पे अभिलेख लिखा जाता था, बट वो जल्दी जल्दी ख़राब हो जाते थे, इसलिए वो पत्थर एवं धातुओं का उपयोग करते थे अपने अभिलेख लिखने के लिए। और जो भारत के हैं, जो हिंदी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आज सभी जो भाषाओं की जो लिपियों का जो विकास हुआ है वो किस लिपि से हुआ है, तो वो ब्राह्मी लिपि है। उसकी जननी कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ, तो ब्राह्मी लिपि से माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि जो उत्तर पश्चिमी भारत है, उत्तर पश्चिमी भारत कहने का मतलब है नॉर्थ वेस्ट का जो भारत है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सटा हुआ जो भारत है, वहाँ पे जो अशोक के अभिलेख मिले हैं वो किस लिपि में मिले, तो जाहिर सी बात है वो खरोष्ठी लिपि में मिलेंगे। अब खरोष्ठी लिपि किस तरह होता है, हाँ, खरोष्ठी लिपि के बगल में अरामाइक लिपि भी मिली है, वो भी इन्हीं का था, अशोक का ही है। तो अशोक के मेनली तीन है, एक तो तुम्हारा हो गया खरोष्ठी और एक हो गया अरामाइक। अरामाइक और तुम्हारे मिल जाएगी ब्राह्मी। ठीक, तो ये मेनली तीन लिपियां हो गई, खरोष्ठी। तो मेनली ये तीन लिपियां आपको देखने को मिलती हैं अशोक की। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं कि जो खरोष्ठी लिपि है वो फारसी की भांति लिखी जाती। जो फारसी लिपि और खरोष्ठी लिपि उनके जो लिखने का तरीका है वो एक जैसा है, और वो लिखी कैसे जाती है, वो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है, इस तरफ से लिखी जाती है। मेनली जो अभी हम लोग लिखते हैं वो हमारी भाषा जो हिंदी है उसकी जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी है। तो देवनागरी की जो लिपि है वो बाएं से दाएं हम लोग लिखते हैं, ठीक, लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं। बट ये जो खरोष्ठी लिपि है और जो फारसी लिपि है वो राइट टू लेफ्ट की ओर बढ़ती है, मतलब दाहिने हाथ से लिखना शुरू करेंगे और बाएं हाथ की तरफ बढ़ेंगे। तो ये खरोष्ठी लिपि की बात हो गई। और आगे बढ़ते हैं तो जो गुप्तन एम्पायर था, गुप्त काल था, उससे पहले के जो अधिकतर अभिलेख हैं वो किस भाषा में मिले हैं, तो गुप्त काल से जो पहले के जो अभिलेख हैं अधिकतर वो मिले हैं मेनली प्राकृत भाषा में। ठीक, तो प्राकृत भाषा उस समय ज़्यादा फेमस थी। उसके बाद हुआ क्या है कि अ, उसी से पाली भाषा निकलती है। जब अ, बुद्ध के बाद से पाली भाषा का जो विकास है वो थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन वो बहुत पहले की बात होती है, वो फिर डिक्लाइन कर जाती है पाली भाषा। तो फिर ये प्राकृत भाषा इस समय सबसे ज़्यादा
वो रहती है, यूज में रहती है। और अगर आगे देखा जाए क्वेश्चंस को, तो जो गुप्तोत्तर काल था, ठीक, गुप्तोत्तर काल, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के जो अधिकतर अभिलेख है किस भाषा में मिलते हैं? वो तो संस्कृत भाषा में मिलते हैं, संस्कृत भाषा में मिलते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया, या किससे ज्ञात होता है? तो बात, अगला क्वेश्चन जो है कि जो पुष्यमित्र शुंग जो राजा था, शुंग वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? वो पुष्यमित्र शुंग था। और ये किस धर्म से बिलोंग करता था? ये ब्राह्मण धर्म से बिलोंग करता था। इसने कितने अश्वमेध यज्ञ किए? तो इसका इतिहास में जिक्र मिलता है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, ठीक। तो फिर इसका जो अभिलेखीय साक्ष्य है या फिर जो साहित्यिक स्रोत है, वो कहाँ देखने को मिलता है कि इसने अश्वमेध यज्ञ किया? तो वो पतंजलि का जो महाभाष्य है, पतंजलि, महर्षि पतंजलि जो थे, उनकी किताब थी। किताब का नाम कौन सा था? उनकी किताब का नाम महाभाष्य था। तो इसमें जिक्र मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया हुआ है। तो फिर यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से तैयार होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए? हाँ, किए। कहाँ इसकी जानकारी मिलती है? पतंजलि के महाभाष्य से। तो फिर एक क्वेश्चन और यहाँ से इनडायरेक्टली निकलता है कि जो पतंजलि किस कालखंड में थे इतिहास के? तो पुष्यमित्र शुंग के काल में थे। तो एक क्वेश्चन से इतना तैयार हुआ। इसी टाइप से हमको इतिहास पढ़ना है कि एक जानकारी से हम लोग कितनी जानकारियाँ निकाल सकते हैं, इसी से आपकी बेहतर तैयारी हो पाएगी। और फिर देखते हैं कि एशिया माइनर में से किस स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व का जो संधि पत्र अभिलेख जो मिला है, वो कहाँ से मिला है? तो वो बोगजगोई नाम का एक स्थान है, बोगजगोई, ठीक। तो वहाँ से मिलता है एशिया माइनर का जो 1450 ईस्वी पूर्व का जो संधि पत्र है, वो अभिलेख यहाँ से मिलता है। तो भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर अनेक प्रकार के चिन्ह उत्कीर्ण है। जिन सिक्कों पर किसी प्रकार का चिन्ह नहीं है, तो ऐसे सिक्के क्या कहलाते हैं? ऐसे सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। आहत सिक्के मेनली ये होते हैं कि वो धातुओं को चपटा कर दिया जाता था, बस उस पर कोई चिन्ह उत्कीर्ण नहीं होता था, तो वो आहत सिक्के कहलाते थे। और जिन पर चिन्ह उत्कीर्ण होता था, उन मुद्राओं के विभिन्न काल में इतिहास में विभिन्न विभिन्न नाम हुआ करते थे, जिनको हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी सिक्कों की बात आई, तो सिक्कों की बात यह है, तो अभी जो सिक्कों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो न्यूमिज्मेटिक कहा जाता है, न्यूमिज्मेटिक कहला जाता है, ठीक है। जो सिक्कों का अध्ययन है वो न्यूमिज्मेटिक कहलाता है। तो ये आप एक क्वेश्चन तैयार हो गया यहाँ से। अभी अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि जावा में 9वीं शताब्दी में महायान धर्म बहुत लोकप्रिय हो गया था। जावा में जो 9th सेंचुरी थी, उसके आसपास महायान, तो महायान जो धर्म था वो किस धर्म की शाखा थी? वो बौद्ध धर्म की शाखा थी। बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं थी? 2 शाखाएं थी, महायान एवं वज्रयान, ठीक। तो महायान का मतलब ये था कि जो बुद्ध के नियमों में समय काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित हो गए, वो महायान थे। और जो बुद्ध के बताए हुए सिद्धांत थे उसी पर अडिग रहे, समय काल देश परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन नहीं किया, तो वो वज्रयान की शाखा कहलाई, ठीक। तो जो महायान की शाखा थी वो अधिक लोकप्रिय हुई, क्योंकि ये समय काल परिस्थिति के अनुसार उसमें रिलैक्सेशन दे देते थे। तो ये जावा का एक स्मारक है, बोरोबुदुर। तो वहाँ से इस बात की जानकारी मिलती है कि जावा में जो महायान धर्म है बहुत लोकप्रिय हो गया है, ठीक है। तो इतनी जानकारी हमको यहाँ से देखने को मिलती है। और अगर क्वेश्चन की बात की जाए, तो मध्य भारत में जो भागवत धर्म विकसित होने का जो प्रमाण है, मध्य भारत में जो भागवत धर्म विकसित हुआ, उसका जो प्रमाण किसके स्तंभलेख से मिलता है? तो उसका प्रमाण जो यवन के राजदूत थे, होलियोडोरस, जो होलियोडोरस थे वो कहाँ के राजदूत थे? पहला क्वेश्चन हो गया, यवन के थे, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ कि इनके स्तंभलेख से क्या मिलता है? भागवत धर्म का विकसित होने का प्रमाण मिलता है। तो दूसरा क्वेश्चन ये हो गया।
अभी तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि ये जो स्तंभ लेख है कहाँ से मिलता है, तो वो मिलता है बेसनगर से, बेसनगर या फिर विदिशा, बेसनगर या फिर विदिशा। ठीक। और अगर बात की जाए चौथे क्वेश्चन की, तो उस स्तंभ का नाम क्या है, वो स्थान का नाम है गरुड़ स्तंभ। ठीक, गरुड़ स्तंभ। तो एक क्वेश्चन से यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन निकल के आते हैं कि जो भागवत धर्म है उसके विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत के जो थे वो होलियोडेरस जो थे उनके गरुड़ स्तंभ से देखने को मिलता है। ये स्तंभ लेख कहाँ मिलता है, बेसनगर विदिशा में देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र है किस अभिलेख में हुआ है, तो वो हाथी गुम्फा अभिलेख हुआ है। जो हाथी गुम्फा अभिलेख था उसमें देखने को मिलता है भारतवर्ष का जो जिक्र है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं कि जो सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है, तो सौगौरा का जो अभिलेख है उससे हम लोग सबसे पहले अकाल के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। दुर्भिक्ष का मतलब जो साधारण भाषा में है उसका मतलब अकाल होता है, जो सूखा होता है वही। तो रेशम, अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं कि रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किससे प्राप्त होती है, वो मंदसौर के अभिलेख में सब सर्वप्रथम रेशम बुनकरों की श्रेणियों के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। सर्वप्रथम सिक्कों पर अभिलेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया, तो सिक्कों पर जो लेख लिखने का जो कार्य है सर्वप्रथम यवन शासकों द्वारा स्टार्ट किया गया। वो कालांतर में इसका जो कॉपी है वो सभी राजाओं ने किया। तो यवन शासकों के बाद के जितने भी राजवंश हुए सभी ने सिक्कों पर कुछ ना कुछ अपने लेख अभिलेख लिखना स्टार्ट कर दिया। तो सर्वप्रथम किसने किया, यवन शासकों ने किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि सर्वप्रथम भारत में होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी किससे देखने को मिलती है, तो वो भीतरी का जो स्तंभ लेख है वहां से देखने को मिलता है कि सर्वप्रथम हूणों की जानकारी भीतरी के स्तंभ से देखने को मिलता है। और जो अभिलेखों का जो अध्ययन होता है, अगला क्वेश्चन है कि अभिलेखों का जो अध्ययन होता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, तो उस अध्ययन के जो विज्ञान को क्या कहा जाता है, वो उसको कहा जाता है एपिग्राफी। एपिग्राफी। तो दो चीज हो गया, न्यूमेज्मेटिक्स के अंतर्गत सिक्कों का अध्ययन किया जाता है और जो अभिलेखों का जो अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है, एपिग्राफी कहा जाता है। ठीक, समझ में आया आप सभी लोगों का। तो इतिहास को ऐसे ही हम लोग रोमांचक तरीके से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और अच्छे तरीके से हम लोग इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अभी बात करेंगे हम लोग साहित्यिक स्रोत की। पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जो भी क्वेश्चन बनते थे उसको यहाँ पे डिस्कस किया जा चुका है। अभी हम लोग देखेंगे साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं। तो फिर सबसे प्रथम क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के 8वें मंडल की जो हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहा जाता है। केवल 8वें मंडल की बात हो रही है। ऋग्वेद है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, सब जाहिर सी बात है आप लोगों को पता होगा। और कितने वेद हैं, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और सबसे नया जो वेद था उसका नाम था अथर्ववेद। ठीक है। और तो फिर वेद के बारे में पता हो गया। अब ऋग्वेद के बारे में देखा जाए तो ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो 10 मंडल है। 10 मंडलों में पुराने मंडल कितने हैं, 8 मंडल है पुराने। और जो दो सबसे बाद में जोड़े गए नए नए न्यू न्यू जो मंडल हैं, ठीक है, वो कितने हैं, 2 हैं। न्यू कौन कौन से है, तो पहला और 10वां। ठीक है, वो सबसे न्यू है। तो यहाँ बात हो रही है 8वें मंडल की। तो 8वें मंडल में ये है कि जो उनकी हस्तलिखित रचनाएं थी उनको कहा जाता है खिल कहा जाता था। ठीक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि जो वामन अवतार था, भगवान विष्णु का जो वामन अवतार था, जिसमें भगवान विष्णु बहुत, उनका जो कद था वो बहुत छोटा था, वामन था, इसलिए उनका वामन अवतार उसको कहा गया। तो उनके 3 पगों का जो आख्यान का जो प्राचीनतम स्रोत है कि वामन अवतार की कहानी में ये देखने को मिलता है कि भगवान जो वामन थे, जो उस समय के राजा थे, उनसे 3 पग जमीन मांगने को कहा था। तो फिर 2 ही पग में
वामन जी ने पूरी पृथ्वी, आकाश, पाताल जितना थे उसको नाप दिया। तीसरा जब पग रखने की बात आई तो फिर राजा ने कहा कि वो पग हमारे सिर पे रख दीजिए। ठीक, तो जिससे खुश होकर के उन्होंने उनको वरदान दिया। तो इसकी जो जानकारी, इस कहानी की जो जानकारी मिलती है वो कहाँ पे देखने को मिलती है? वो देखने को मिलती है ऋग्वेद में। ठीक, तो एक और क्वेश्चन आप लोग नोट करिएगा जो भी है कि यूनेस्को द्वारा जो ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्यिक जो भी कैटेगरी है उसमें इसको शामिल कर लिया गया है। तो ये एक है कि ऋग्वेद को यूनेस्को द्वारा जो विश्व मानव धरोहर के जो साहित्य हैं उनमें इसको शामिल कर लिया गया है। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ऋग्वेद में किसकी राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी देखने को मिलती है? तो वो आर्यों के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। ऋग्वेद से आर्यों के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। अभी तक जो था कि इतिहासकार जो बताते थे कि आर्यों का जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है? एशिया माइनर की तरफ से हुई थी। जो सबसे सर्वमान्य जो अवधारणा थी इतिहास में वो यही मान्य थी कि आर्य जो थे वो एशिया माइनर की तरफ से भारत को आए थे। और दूसरी जो सर्वमान्य बात थी वो ये थी कि आर्य जो सप्त सिंधु प्रदेश से आए थे। सप्त सिंधु प्रदेश आज का जो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये जो है ये सप्त सिंधु प्रदेश हुआ करता था। तो यहाँ से आर्यों की उत्पत्ति हुई थी। बट हालांकि अभी जो सबसे साइंटिफिक जो स्टडी अभी निकल के आई है रिसेंट में, तो वो थी कि जो आर्यों का जो उत्पत्ति स्थान था वो मिडिल इंडिया हुआ करता था। मिडिल इंडिया मतलब डेक्कन प्लेटू के आसपास, सदर्न इंडिया और फिर नॉर्दर्न इंडिया का कुछ पार्ट। तो यहाँ से मेनली आर्यों की उत्पत्ति हुई थी। तो अभी अगर आपसे कोई पूछा जाए कि आर्यों का उत्पत्ति स्थान कहाँ है तो उसको इंडिया बोलिएगा। ठीक, तो अगला जो क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने मंडल पाए जाते हैं? तो अभी इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 10 मंडल है। जो चतुस्वर्ण समाज की कल्पना आदि का स्रोत कहाँ देखने को मिलता है? तो जो वर्णों के बारे में, जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसकी जो कल्पना का जो स्रोत है वो कहाँ देखने को मिलता है? सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलता है। और उस मंडल में जो पुरुष सूक्त है उसमें देखने को मिलता है। तो ये देखने कहाँ मिलेगा? ऋग्वेद के 10वें मंडल के वर्णित जो पुरुष सूक्त है उसमें चातुर्वर्ण समाज की कल्पना के बारे में बताया गया है। अभी जो अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में बहुत सारे देवताओं का जिक्र किया गया है, तो उनका नाम बार बार आता है। तो फिर अगर पूछा जाए कि जो ऋग्वेद है उसमें सबसे ज्यादा बार किस भगवान के लिए प्रयोग किया गया है शब्द, तो वो थे इंद्र भगवान। तो इंद्र भगवान के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की जो रचना की गई है, मतलब 200 मंत्रों की जो रचना की गई है, उसका वर्णन किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ये हो गया। वैदिक काल के अंत में वेदों का अर्थ ठीक प्रकार से समझने के लिए किसकी रचना हुई थी? तो वेदांगों की रचना हुई थी। जैसे वेद लिख दिए गए और वेद शुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया। तो चूंकि उस कालखंड में संस्कृत भाषा जो थी वो उच्च जनों की भाषा हुआ करती थी। मतलब जो उच्च कोटि के जो लोग थे, जैसे ब्राह्मण हुए, उनके लिए कौन सी भाषा हुआ करती थी? वो शुद्ध संस्कृत थी। और जो उससे नीचे वाले थे जिनको संस्कृत नहीं समझ में आती थी, उनकी बोलचाल की भाषा जो थी वो प्राकृत हुआ करती थी। तो एक बात ये होगी। तो अब प्राकृत वाले को वेद कैसे समझ में आएगा? तो उसके लिए क्या हुआ कि वेदांगों की रचना करी गई। सॉरी। तो फिर वेदांगों की रचना हुई। और वेदांग कितने हुआ करते थे? वेदांग 6 हुआ करते थे। तो फिर वेदांग की संख्या 6 थी। और वो वेदांग कौन कौन से थे? तो वेदांगों में 6 में थी पहले शिक्षा, फिर ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ये जो 6 थी ये वेदांग थे। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद,
ये सभी वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा यज्ञ आदि में सहायक हुआ करते थे वेदांग। ठीक, इसलिए इनकी रचना की गई। ऐसे सूत्र जिसमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया क्या कहलाते थे? ऐसे सूत्र, फार्मूलास, जो भी किसी भी यज्ञ को करने के लिए विधि और नियम का जो प्रतिपादन करते थे क्या कहलाते थे? उनको वो कहलाते थे कल्प सूत्र। ठीक, तो कल्प सूत्र एक ऐसा फार्मूला था जिसमें यज्ञ आदि करने के लिए सारे विधि और नियम हुआ करते थे। कल्प सूत्र जो थे वो कितने पर थे? वो तीन थे। कल्प सूत्र तीन थे। पहला था स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। ये तीन मेनली सूत्र हुआ करते थे। स्रोत सूत्र मतलब जो सुन करके जो फार्मूला बनाया गया वो, ग्रह सूत्र, और तीसरा था धर्म सूत्र। अब देख लेते हैं कि स्रोत सूत्र में किन के संबंधी नियम थे। तो वो यज्ञ संबंधी जो नियम थे वो स्रोत सूत्र में कैटेगराइज किया गया, वहां पे उसको संबद्ध किया गया। और जो गृह सूत्र था उसमें जो मनुष्य के लौकिक एवं पारलौकिक जीवन के जो कर्तव्य था उसके बारे में डिस्कस किया गया। ठीक, और जो धर्म सूत्र था उसमें धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जो कर्तव्य था व्यक्ति का उसके बारे में डिस्कस किया गया। तो ये तीन सूत्र देखने को मिलते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में। और जो व्याकरण ग्रंथ थे, व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा था? तो व्याकरण ग्रंथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पाणिनि थे उनका एक पुस्तक थी अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी क्या था? वो व्याकरण ग्रंथ था। इसमें जो भाषा थी उस समय की संस्कृत भाषा थी, तो उसके बारे उसका जो व्याकरण संबंधी जितना भी विज्ञान था उसके लिए अष्टाध्यायी नामक एक किताब की रचना की गई। उसको लिखा किसने? उसको पाणिनि ने लिखा। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए, ये बार बार पूछा भी जाता है। और अगले क्वेश्चन को की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में पतंजलि ने, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी मतलब पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक टीका लिखी, जिसमें हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो वहां पे जानकारी देखने को मिलती है पुष्यमित्र शुंग के बारे में, अभी मैंने बताया। तो इस क्वेश्चन से कई क्वेश्चन निकल के आएंगे, अभी देखेंगे हम लोग। तो पहली बात यह हो गई कि अष्टाध्यायी को किसने लिखा? पाणिनि ने लिखा। और महाभाष्य को किसने लिखा? पतंजलि ने लिखा। और जो अष्टाध्यायी था पाणिनि का, उस पर टीका किसने लिखी? पतंजलि ने लिखी। और उस पुस्तक का नाम क्या था? महाभाष्य था। और इन सभी में कुल मिला के जिक्र किस राजा के मिलता है? पुष्यमित्र शुंग का मिलता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन निकल के आती है। अगला क्वेश्चन है कि जो निरुक्त हुआ करता था, वेदांग जो निरुक्त था, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में की रचना किसने की? तो जो वेदांग था, तो वेदांग का जो एक पार्ट था निरुक्त, उसकी रचना यास्क ने की है। ठीक, और जो सूत्र साहित्य के बाद किसकी रचना हुई? स्मृतियों की हुई। जब सूत्र लिख गए, कौन सा था? स्रोत सूत्र था, गृह सूत्र था, और तीसरा सूत्र क्या था? धर्म सूत्र था। तो इन सूत्रों की जब रचना हो गई उसके बाद इतिहास के कालखंड में किसकी रचना हो? उसके बाद स्मृतियों की रचना स्टार्ट हो गई। और सबसे प्राचीन जो स्मृति है वो कौन सी है? वो मनुस्मृति है, जिसके बारे में अभी बहुत सारे विवाद आपको देखने को मिलते हैं। तो और आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में। तो ये भी इतिहास जानने के बहुत अच्छे स्रोत होता हुआ करते थे, क्योंकि उस कालखंड में बौद्ध धर्म और जैन धर्म अपने पीक पे था। तो पीक पे हुआ करता था, तो उस समय के लिटरेचर भी बहुत मिलते थे। तो इसलिए इन जो धर्मों के जो ग्रंथ हैं उनको हम लोग हिस्टोरिकल एविडेंस के रूप में मान्यता देते हैं। तो आप देख लेते हैं कि कौन कौन सी किताबों के बारे में हमें देखने को मिलेगा इसके अंतर्गत।
हाँ, तो सबसे प्राचीन जो बौद्ध ग्रंथ है वो कौन सा है? तो सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में हमको देखने को मिलता है त्रिपिटक्स। जो त्रिपिटक्स लिखे गए थे वो किस धर्म से संबंधित है? पहला क्वेश्चन हो गया बौद्ध धर्म से। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और प्राचीन भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? प्रारंभिक बौद्ध साहित्यों से मिलती है। बुद्ध के जो पूर्व जन्म की जो कहानियां हैं, अगले क्वेश्चन में देखा है, क्योंकि दो चीजें हुई बौद्ध धर्म में। पहला ये हुआ कि बुद्ध से पूर्व का जो बौद्ध धर्म था वो, और बुद्ध के बाद का जो भी बौद्ध धर्म था वो। ठीक, मतलब ये था कि जब से बुद्ध का प्रभाव देखने को मिला, मतलब एनलाइटनमेंट के बाद जो प्रारंभिक जीवन था उसका, और उसके बाद जब वो चले गए उसके बाद का साहित्य। ठीक, तो दो चीजें हो गई। तो प्रथम बौद्ध जो साहित्य था उससे वहां क्या देखने को मिलता है कि प्राचीन भारत के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की जानकारी देखने को मिलती है उस लिटरेचर से। और जो क्या है बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कहानियां हैं वो किस ग्रंथ में देखने को मिलती है? तो वो जातक ग्रंथों में देखने को मिलती है। और जातक ग्रंथों में क्या देखने को मिलता है कि बुद्ध के जो पूर्व जन्म है, इससे पहले जो पूर्व जन्म हुआ है बुद्ध का, कहा जाता है कि बुद्ध का पुनर्जन्म हुआ था। तो इससे पहले जो जन्म थे उनमें बुद्ध की क्या कहानी थी वो देखने को मिलती है जातक ग्रंथों में। और जो जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? तो वो होता है कल्प सूत्र से। ठीक, कल्प सूत्र में जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी देखने को मिलती है। अब ये है कि ज्ञान, कल्प सूत्र की रचना किसने की थी? तो कल्प सूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। तो भद्रबाहु ने कल्प सूत्र की रचना करी। अगला क्वेश्चन है कि किस जैन ग्रंथ में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का वर्णन देखने को मिलता है? तो वो कौन सा था? वो था भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र में जो महावीर थे उनके जीवन कृत्यों एवं अन्य समकालिक जो परिस्थितियां थी और उनका जो इंटरेक्शन था सोसाइटी से, उसके बारे में चर्चा देखने को मिलती है भगवती सूत्र में। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कि विदेशियों के जो यात्रियों के जो वर्णन हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो विदेशियों के जो वृत्तांत थे, लिटरेचर थे, उनकी जो किताबें थी, उसके विवेचन को हम लोग 3 भागों में डिस्कस करेंगे। तो 3 कैटेगरी बनाई गई है। पहला था यूनान और रोम के जो लेखक थे, यात्री थे, उन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में क्या लिखा है। दूसरा था कि चीनी यात्री जो आए थे उनका डिस्कस किया गया। और तीसरा था अरबी लेखक थे। ठीक, तो ये 3 मेजर कैटेगरी बनाई गई है। तो इसमें हम लोग भारतीय इतिहास को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अभी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनान और रोम के जो लेखक थे उनके बारे में। ठीक है, तो यूनान और रोम के जो लेखकों थे उसमें सबसे प्राचीन यात्रा वृत्तांत किसका मिलता था? वो मिलता है हेरोडोटस का और टीसीएस के। इनके जो लेख थे वो प्राचीन यात्री वृत्तांत के रूप में कैटेगराइज किया जाता है, जो यूनान और रोम के लेखक हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को, क्योंकि हेरोडोटस क्या थे? इन्होंने इतिहास को लिखा, और इन्होंने लिखा कैसे कि एक क्रमबद्ध तरीके से लिखा। क्रमबद्ध तरीके से जो लिखा हुआ जो अतीत के चलचित्र थे उसी को इतिहास कहा गया सर्वप्रथम। तो सर्वप्रथम इन्होंने लिखा, इसलिए इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। और हेरोडोटस की जो पुस्तक थी वो क्या थी? वो थी हिस्टोरिका। ठीक है, हिस्टोरिका थी। हिस्टोरिका में इन्होंने इतिहास के बारे में लिखा। अगला जो क्वेश्चन है वो इंडिका। इंडिका एक पुस्तक हुआ करती थी, और उस पुस्तक को लिखा किसने है? उसका लेखक कौन सा था? तो उसका लेखक था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज किसके दरबार में था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। और ये जो मेगास्थनीज ओरिजिनल कहाँ से आया था? तो वो सेल्यूकस निकेटर जो थे उनका राजदूत हुआ करता था मेगास्थनीज। तो
क्या हुआ, जब चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस निकेटर हार गया तो फिर उसने क्या किया कि मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य को एज ए गिफ्ट दे दिया। और चूंकि मेगास्थनीज बहुत क्या था, पढ़ा लिखा था, विद्वान व्यक्ति था, तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य उसे अपने साथ भारत ले आता है और फिर वो अपनी पुस्तक लिखता रहता है। तो उस पुस्तक का नाम क्या था, इंडिका थी। ठीक, तो इंडिका के बारे में जो चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्य जो साम्राज्य था उसकी सामाजिक स्थिति के बारे में मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में जिक्र किया हुआ है। तो उसको जब हम लोग मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तब फिर इंडिका के बारे में फिर से चर्चा होगी। तो अगला क्वेश्चन है कि जो सेल्यूकस था उसके राजदूत के रूप में किसके दरबार में रहा, जो मेगास्थनीज था वो कौन, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। अगला क्वेश्चन जो है कि जो अज्ञात यूनानी लेखक थे 80 ईस्वी के आसपास, तो उसने क्या लिखा कि अपने ग्रंथ में भारतीय समुद्र तट की यात्रा की उसने 80 ईस्वी के लगभग आसपास, और उसने अपने ग्रंथ में वर्णन किया है भारतीय बंदरगाहों के बारे में, उनके नाम के बारे में, वहाँ पर जो आयात निर्यात होने वाली जो वस्तुएं थी उसके बारे में उसने अपने ग्रंथ में डिस्कस किया है। पर एक चीज वो लिखना भूल गया कि जो उसकी पुस्तक थी उस पुस्तक का नाम तो दे दिया उसने, उस पुस्तक का नाम था पेरिपल्स ऑफ द एरेथियन सी। तो पुस्तक का नाम तो मिल गया बट लेखक का नाम नहीं मिल पाया, तो इसलिए इसको अज्ञात लेखक बोला गया। तो ये लेखक यूनानी था क्योंकि यूनानी भाषा में लिखा हुआ था। तो पेरिपल्स ऑफ द एरेथियन सी के से हमको बंदरगाहों के बारे में, भारतीय बंदरगाहों के बारे में जानकारी देखने को मिलती है, बट वो लेखक का नाम उसमें नहीं है, तो अज्ञात लेखक है। तो क्वेश्चन यही पूछता है कि कौन सा लेखक इस पुस्तक को लिखा है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा, फिर आप लोग कंफ्यूज होकर कोई किसी ना किसी लेखक को तो मार ही दोगे, क्योंकि ऐसा होता है। क्योंकि अगर पुस्तक लिखी है तो कोई ना कोई तो लिखा ही होगा, तब ऐसा थोड़ा है ना है कि किसी पुस्तक का लेखक के बारे में ही पता ना हो। तो ये थोड़ा सा सोच करके गलती हो जाती है, बट इसको याद करके रखना कि इसका कोई लेखक नहीं था, लेखक था लेकिन हमको जानकारी नहीं थी। तो अगला क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखते हैं टालमी। तो टालमी साहब जो थे उन्होंने 150 ईस्वी के पूर्व प्राचीन भारतीय भूगोल एवं वाणिज्य की जानकारी को लेकर के एक किताब लिखी। उस किताब का नाम क्या था, उस किताब का नाम था जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी में वो भारतीय जियोग्राफी एवं कॉमर्स के बारे में वो लिखते हैं। तो इसको याद करना आसान हो गया। तो टालमी का ग्रंथ क्या था, जियोग्राफी था। अगला क्वेश्चन है कि किस लेखक ने मेगास्थनीज के वर्णन को काल्पनिक माना है। तो मेगास्थनीज के जो वर्णन है, इंडिका में जो वर्णन किया गया है, उसको स्ट्रेबो ने क्या माना है, काल्पनिक माना है, कि वो सब काल्पनिक थे। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि जो नेचुरल हिस्टोरिका है वो भारत और इटली के बीच होने वाले जो व्यापारिक संबंधों की जानकारी देते हैं। इस पुस्तक को किसने लिखा है, इस पुस्तक को लिखा है प्लिनी ने, सॉरी हाँ सॉरी। तो उस पुस्तक को किसने लिखा है, उस पुस्तक को लिखा है प्लिनी ने लिखा है। तो ये आपको मिल जाते हैं। नेचुरल हिस्टोरिका किसने लिखा है, हेरोडोटस ने लिखा है। और जो नेचुरलिस हिस्टोरिका जो है वो प्लिनी ने लिखा है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे चीनी यात्रियों के जो वृत्तांत थे उसके बारे में। तो चीनी यात्रियों की जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण वर्णन किसके हैं, तो फाहियान, ह्वेनसांग और एत्सिंग के हैं। ये तीन जो यात्री हुए उनका उनका जो लेख है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत के लेकर के। ठीक है, तो फाहियान जो था वो 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में भारत आया था। 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में कौन आया था, फाहियान आया था। और वो रहा कितना साल भारत में, 14 साल रहा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फाहियान थे कितने वर्ष भारत में रहा, 14 वर्ष रहा। उसने विशेष रूप से बौद्ध धर्म की स्थिति के विषय में लिखा है
वह किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश के राजा थे? तो ये गुप्त वंश के राजा थे, और इन्हीं को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा गया है। और ये जो थे गुप्त राजवंश के सबसे महान शासकों में से एक हुआ करते थे। तो इत्सिंग भारत कब आया? तो इत्सिंग 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास, ओ ईस्वी पूर्व नहीं, सॉरी, 7वीं शताब्दी में के अंत में भारत आए थे। गुप्त काल में भारत की सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति की जो जानकारी है वो फाहियान की किस पुस्तक से मिलती है? तो फाहियान की पुस्तक थी फूकोकी, याद करके रखिएगा, फाहियान की पुस्तक फूकोकी। इसमें गुप्त काल के सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा देखने को मिलती है। जो हेनसांग था, वो उसका ओरिजिनल नाम क्या था? युआन च्वांग था। तो वो किसके शासनकाल में भारत आया था? वो हर्षवर्धन के काल में आया था। और ह्वेनसांग की जो पुस्तक थी उसका क्या नाम था? उसका नाम था सी यू की। तो अभी अगला जो हम लोग चर्चा देखेंगे वो अरबी लेखक के बारे में देखेंगे। तो अरबी लेखक ने क्या क्या डिस्कस किया भारतीय इतिहास के बारे में वो देखेंगे। तो एक अरबी लेखक थे सुलेमान। तो सुलेमान जो थे वो 9वीं शताब्दी के आसपास भारत का भ्रमण इन्होंने किया। और जब ये आए थे तो उस समय भारत पे शासन था पाल शासकों का, प्रतिहार शासकों का। तो ये इनके जो बुक है, इनके जो साहित्य हैं उसमें किन राजाओं के बारे में जानकारी देखने को मिलती है? तो पाल एवं प्रतिहार राजाओं के विषय में जानकारी देखने को मिलती है। और ये 9वीं शताब्दी के आसपास भारत में आए थे। अगला जो क्वेश्चन है उसमें यह है कि अल मसूदी, जिसने राष्ट्रकूट राजाओं की महत्ता के विषय में लिखा है, तो ये भारत कब आए थे? 941 ईस्वी में ये भारत आए थे। तो दो अरबी लेखक मेन हो गए, सुलेमान और अल मसूदी। सुलेमान 9वीं शताब्दी में आए थे, अल मसूदी 10वीं शताब्दी में आए थे। अरबी लेखकों में सबसे महत्वपूर्ण जो लेखक थे वो अल बरूनी थे, जिनका नाम क्या था? ओरिजिनल अबू रिहान था। वो किसके समकालीन थे? वो तो महमूद गजनबी के समकालीन थे। जो महमूद गजनबी भारत कब आया था? 712 ईस्वी के आसपास। तो अल बरूनी ने किस ग्रंथ में भारत का बहुत तर्क संगत एवं पूर्ण वर्णन लिखा है? तो तहकीक उल हिंद लिखा है। तो अल बरूनी की जो किताब थी वो कौन सी थी? तहकीक उल हिंद थी। ठीक। तो ये अरबी लेखकों के बारे में हमने डिस्कस किया। और अभी एक फिगर देखिए इतिहास का, ये है जो मानव विकास की श्रृंखला। ठीक है। तो मानव विकास हमारे पूर्वज ऐसे थे, फिर सदियों के बाद ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, अभी ऐसे हुए। तो ये जो जेनेटिक चेंज हुआ है वो कई सदियों के विकास का परिणाम है। तो तो इस पर ये कहा जा सकता है कि जो ये मानव सभ्यता है ये बहुत बहुत ही प्राचीन है। जो भी बहुत सारे चेंज को ले करके इस रूप में आई है, इस रूप में आपको देखने को मिलती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये एक फिगर है, एज ए रॉ मटेरियल आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसमें जो पुरापाषाण कालीन जो स्थल हैं उसके बारे में आपको देखने को मिलता है। तो इसमें क्या है कि संधाओं की गुफा है, पहलगाम है, लोहड़ी है, डिंडवाना है, बुद्ध पुष्कर है, भीमबेटका है। इलाहाबाद के बाद मिर्ज़ापुर के आसपास लोहदनाला है, सिंहभूम है, मिदनापुर है, आदमगढ़ है, हथनौर है, नेवासा, चिरकी, होसंगी, नागार्जुन कोंडा, तुंगभद्रा नदी के आसपास कुमोल है, रेनीगुंटा है, पल्लवरम है, अतिपल अति अतिरम अतिरमपक्कम है, गुड़ियाम है, महाराष्ट्र। तो ये क्या थे? ये पुरापाषाण कालीन स्थल थे जहाँ पे पुरापाषाण कालीन की जो सभ्यता थे उसके प्रमाण मिलते हैं हमको देखने को।
तो ये सारे स्थल अभी देखे गए हैं, और जब ये एमसीक्यू कराए जाएंगे तो ये फिर इन सब सारे स्थलों को लेकर के हम क्वेश्चन बनाएंगे। अभी चूंकि इन सब स्थलों के बारे में अगर आपको जानकारी देते तो फिर लेक्चर बहुत ही ब्रॉड हो जाता। ठीक है, तो फिर आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर बड़ा लेक्चर होगा तो आप लोग बोर भी होंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और अच्छे से पढ़ते हुए चलिए। तो आप सभी लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा, आप सभी लोग फीडबैक कमेंट के रूप में आप लोग दे सकते हैं। और भी नया क्या किया जा सकता है, इसमें क्या एडिशन किया जा सकता है, तो वो बहुमूल्य सुझाव भी आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि आप लोग स्मार्ट लर्निंग परिवार की एक फैमिली मेम्बर की तरह है। तो फैमिली मेम्बर क्या होता है कि वो क्या क्या कमियां हैं, कौन सा निर्णय कैसा है, ठीक, चीज़ें कैसे होनी चाहिए, इस सब के बारे में सुझाव परिवार के सभी मेंबर दे सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आप सभी लोग दीजिए और अपने परिवार को बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं लेक्चर देख तो लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो उन सब ये से गुजारिश है कि वो लोग सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो आने वाले जितने भी वीडियो हैं उन सभी के नोटिफिकेशन स्वतः ही आप तक पहुंच जाएं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। तो स्मार्ट लर्निंग के का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, और आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ऐसा आशीर्वाद हमारा है आप सभी लोगों के साथ। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। आप सभी लोगों का धन्यवाद।